वो आपके सामने है। अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में लड़कर इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी। अरविंद जी, दो अहम खबरें हैं। पहली तो हरियाणा से आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि सैनी साहब ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, अब जिस तरीके से आपने भाषण सुना होगा, अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जो है चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और अब ये तय हो गया है कि नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी फॉर्मेलिटी होती है और विधायक दल की बैठक होगी, औपचारिक रूप से उसमें नायब सिंह सैनी को चुना जाएगा। लेकिन अब मैं जो है नैना और कंचन दोनों लोगों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि इस चुनाव में किसी ने ध्यान नहीं दिया जिसने बहुत बड़ा काम किया। एक तो दलितों का विभाजन, शैलजा जिस तरीके से नाराज रही, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ, और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था। और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का, और हरियाणा में तो एक लंबे अंतराल के बाद एक काम करने वाली, एक सुशासन देने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार, नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरी देने वाली, किसानों को सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाली, खराब फसल का मुआवजा, भरपूर मुआवजा देने वाली, जवानों को 1 रैंक और 1 पेंशन देने वाली सरकार। पहलवान जम्मू कश्मीर में बनती है कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो सीएम के कांग्रेस पार्टी करेगी दावेदारी सीएम पर? देखिए, जो विधायक दल होता है वो चुनता है कि कौन बनेगा, और फिर उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में हैं, तो हम इस पे बैठकर इस पर एक बैठक करके फिर निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो ये थी रागिनी नायक जी, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेके तो कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से कांग्रेस, लेकिन अब हालांकि रुझान बदल चुके हैं हरियाणा के, तो वहां पे अभी भी हालांकि कांग्रेस अभी भी उनमें काउंटिंग चल रही है, वो किसी के भी खाते में जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यहाँ उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो जो 10 साल का न्यायकाल का अंधकार है, उसे कांग्रेस का चिराग हरियाणा में भी रोशन करेगा। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि 370 का बड़ा बैंड बजाया, सोचा कि मोदी जी की तूती बजेगी, पर भाजपा की जूती बज गई। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से रातों रात चुपके प्रदेश का दर्जा छीना गया, 65% पद वहां पर खाली थे, नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेला गया, किताब छीन के पत्थर। जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, उसका गला घोंट दिया गया। और उसका ही नतीजा ये है कि लद्दाख से अगर सोनम वांगचुक आते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, जो कि गांधी जी के पास तक जाकर बैठना चाहते थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते थे। तो ये तमाम चीजें, कश्मीर में तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये लोकसभा की एक भी सीट पर चुनाव लड़ सके, 3 सीट हैं, पर विधानसभा में इनको सूची जारी करके वापस लेनी पड़ी। और अब जम्मू के रीजन में पिछली बार से भी कम सीट आ रही हैं, जब 370 को इन्होंने हटाया नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की दुर्गति के लिए, कि वहां पर पिछले 100 दिनों में मोदी के कार्यकाल में 39 आतंकी हमले होते हैं, 26 सैनिक मारे जाते हैं, 15 नागरिकों की मौत होती है। ये सूरत हाल बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेनी पड़ेगी। रागिनी नायक को सुन रहे थे आप। और देखिए, साफ तौर पर अंजनी जी, जम्मू कश्मीर पे तो काफी कुछ बोला उन्होंने, लेकिन हरियाणा को लेकर एक ही लाइन बोला कि सिर्फ उम्मीद है, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। ज्यादा कुछ वो बोल भी नहीं पाई। लेकिन क्या ऐसी उम्मीद अब हरियाणा से? एक बच चुका है, 36 सीटों पर कांग्रेस है, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब तो मुख्यमंत्री भी सैनी साहब होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। और देखिए, यहाँ पे जैसा कि उत्तराखंड में उन्होंने देखा था, जब
धामी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। धामी खुद चुनाव हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब यहाँ पर तो साफ साफ कर दिया गया कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही चुनाव कि उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अरविंद जी, अभी जो बहुत बड़ी बात कही कि यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवाओं में भी चिराग जलता है, यानी अभी भी यकीन है कि हरियाणा में बाजी पलटेगी। देखिए, राजनीति में ये बातें जो है ना बहुत मायने नहीं रखती हैं, नंबर मायने रखते हैं। हाँ। नंबर जो आंकड़े हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो एकदम स्पष्ट है कि बीजेपी 49 सीटों पे आगे चल रही है। बहुत ज़्यादा अगर फेरबदल होता है तो 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अदर्स कम हो गए हैं। अदर्स देखिए उनके नंबर्स कम हो गए हैं, INLD के भी नंबर्स कम हो गए हैं, JGP पूरी तरह से साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी के जो है उनके आंकड़े तो बढ़े हैं, वोट ऑफ परसेंटेज तो बढ़ा है। जो अगर कांग्रेस के साथ चला जाता तो बात कुछ और होती। और राजनीति में हमने बार बार हमेशा मैं ये कहता हूं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखाया जाता है वो किया नहीं जाता। यही मैंने देखा है। नायब सिंह सैनी की बात हम लोग यहाँ पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है ये सारी जो औपचारिकता है उसको पूरा होना बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान, सुरेंद्र नागर जो है मनोहर लाल खट्टर के यहाँ मिल रहे हैं। इसके बाद JP नड्डा और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सारा प्रोसेस है पार्टी संबोधित करके गए। और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि नतीजे लगभग तय ही माने जा रहे हैं। जो आंकड़े इस वक्त आप टैली पर देख रहे हैं। आंचल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई है। आंचल, ये वही दफ्तर है जहां पर सुबह कोई नहीं मौजूद था, कुछ भी यहाँ सुनाई नहीं दे रहा था, सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग बीजेपी ऑफिस से ढोल नगाड़े मिठाई सबको जश्न का माहौल नजर आ रहा है पूरी तरह से वहां पर। देखिए, मैं सुबह ही ये कह रही थी कि बीजेपी जल्दबाजी में जश्न नहीं मनाती है, क्योंकि बिहार को लेकर जब जश्न मनाया गया था तो देखिए सरकार बीच में गिर गई थी। तो ऐसे में अब ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रही है कि रुझानों से पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। और यही कारण है कि देखिए अब बीजेपी में कार्यकर्ता जो है उनका जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी नतीजे जो है बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का संबोधन भी होता। तो आज भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर जो रुझान आ रहे हैं वो परिणाम में अगर तब्दील हो जाते हैं तो PM का संबोधन रहेगा। अब ये देखना होगा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने लगी है। अब जश्न का जो दौर है वो बीजेपी मुख्यालय में शुरू होता हुआ नजर आएगा। कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ बैठकें भी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर और कुछ शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठक कर रहे हैं कि हरियाणा में किस तरीके से आगे, चाहे हम मंत्रिमंडल की बात करें या फिर हम बात करें कि CM का जो चेहरा है तो वो तो लगभग तय है, लेकिन मंत्री कैसे किस कौन से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर खेमे के अपने अपने लोग होते हैं, हर नेता के अपने लोग होते हैं। तो ऐसे में कौन मंत्री बनेगा, इन चीजों को लेकर भी यहाँ चर्चा संभवतः हो रही है। और बीजेपी मुख्यालय में अब मिठाई हो, ढोल लगाड़े हो, या फिर देखिए PM के संबोधन की बात करें तो उन तमाम चीजों को लेकर धीरे धीरे अब तैयारी शुरू साथ ही साथ ये तस्वीर भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं, और जहां पर बात जम्मू कश्मीर की जाए, शानदार प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। 44 सीटों पर आगे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनावी मैदान में उतरी है। ओमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट कुछ देर पहले आया था। फारूक अब्दुल्ला की आप तस्वीरें उनके परिवार वालों के साथ। अरविंद जी, क्या कहना है आपका? जम्मू कश्मीर में ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप देखने को मिला है, एक सबसे बड़ी पार्टी लगभग बहुमत के आंकड़ों को छू भी सकती है अगर कुछ वक्त दिया जाए इनको। तो क्या प्रदर्शन रहा, क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस इनको काम आया है? आने वाले समय में इनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना अहम होगा इनका पद, इनका कद?
देखिए कंचन, ये हमें समझना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जम्मू रीजन में जो है कांग्रेस उस तरीके से जो प्रदर्शन करना चाहिए नहीं कर पाई है। मुझे याद है उमर अब्दुल्ला रैली में कह रहे थे राहुल गांधी को कि अगर जम्मू में कांग्रेस अपने आप को बेहतर कर ले तो शायद परिणाम बहुत अच्छे होंगे, और ये फासला हमें समझ में आ रहा था। मैं रागिनी नायक की बात सुन तो रहा था, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि अब क्या है, शर्तें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी और कांग्रेस को उन शर्तों को मानना होगा, क्योंकि जिसके पास नंबर होते हैं ताकतवर बेसिकली वही होता है। और हरियाणा में भी कांग्रेस के पास जो नंबर, जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा में कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, हमें उस पर बात करनी चाहिए। अग्निवीर का जो मुद्दा था जिसको लेके सरकार ने तय किया, अमित शाह का बयान बहुत चर्चित था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, तो उस पर हम लोगों ने डिबेट की थी। अग्निवीर का मुद्दा जिसमें कहा गया कि पक्की नौकरी और पेंशन देंगे, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इस मुद्दे ने, इस बयान ने जो है हरियाणा की फिजा बदल दी और किसी को समझ में आ, देखिए एग्जिट पोल की जो बातें थी अब वो पूरी की पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं। अब क्या है, जो मुद्दे, जो वादे और जो संघ के द्वारा वहां पर किया गया काम था, वो उसका जो परिणाम है वो हमें नजर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी हैं और ये लोग भी खुद भी समीक्षा कर रहे होंगे। कंचन, बिल्कुल संदीप के पास है। संदीप, देखिए राहुल गांधी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, बाकी जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। और जो टैली में आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं वो लगभग 0 पे है। सिर्फ इनेलो की बात करें तो वो 2 पे, अदर्स 3 पे है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी पहली सीट जीती है कांग्रेस ने नूह में 46,000, करीब 47,000 वोटों से, और आफ्ताब ने जीती है वहां पे, आफ्ताब अहमद है। और ये आपका जो डिस्प्ले वो गलत दिखा रहा है, अनिल विज चित्रा सरवरा से पीछे चल रहा है, और वहां 16 राउंड की गिनती में नहीं, हम भी अनिल विज को पीछे दिखा रहे हैं, केवल 6 राउंड की गिनती हुई है। अनिल विज जो है अभी थोड़ा बहुत आगे हुए होंगे, लेकिन अनिल विज सुबह से पीछे ही चल रहे थे। नहीं, अभी आगे नहीं है वो, क्योंकि 6 राउंड की हुई है। अभी जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसके हिसाब से पीछे हैं, और ये 6 राउंड 1 बजे पहला रिजल्ट आया है कांग्रेस के पक्ष में ह्यूज मार्जिन से। और एक और बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं कि कांग्रेस ही अंत में चुनाव जीतेगी। एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम तरह से मैनिपुलेट और मैनेज किया जा रहा है, जो हो नहीं पाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अंत में जीत कांग्रेस की होनी है। इसके साथ मैं अपनी बात करता हूं। सुरेंद्र जी, मतलब ये जब माना जाए, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो एक विकल्प कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के पास रहता है कि यहाँ पे कुछ धांधली हुई है, ये विकल्प इनके पास हमेशा खुला रहता है। लेकिन जब आगे रहते हैं, जैसे एग्जिट पोल में आगे थे, बहुत उत्साह में थे लोग। तो देखिए कई सारी एनालिसिस जो है, अब बात तो एनालिसिस पे ही होगी क्योंकि नतीजे लगभग आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो अब बीजेपी 26 सीटों के साथ आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 44 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस के साथ अलायंस है। कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर, और पीडीपी का तो जिक्र भी कम हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हैं। रमन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, सीधे रमन सैनी का रुख कर लेते हैं। रमन, क्या तस्वीरें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है? कौन सी पार्टी सेलिब्रेशन करती हुई नजर आ रही है? भाजपा के क्या हालात है वहां पर? भाजपा के भी अगर स्टैट्स देखा जाए, नंबर देखा जाए, तो उनके स्टैट्स जम्मू से जो उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है उसको कम नहीं आंका जाएगा कहीं पर भी। और वैष्णो देवी की क्या स्थिति है जरा रमन, वो भी बताइएगा। मेरे ख्याल से भाजपा ही उसमें आगे जाती हुई नजर आ रही है। वैष्णो देवी की जो सीट है अरविंद जी, वो डायरेक्ट वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उसमें रोहित दुबे का नाम पहले शामिल किया गया था, और लेकिन जब उस लिस्ट को रिवाइव किया गया तो एकमात्र सीट जो है उसमें फेरबदल किया गया था। रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को जो है वो टिकट दिया गया था, और अभी जो जानकारी मिल रही है, बलदेव राज शर्मा जो है वहां पर 1600 कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। हालांकि डिक्लेयर अभी नहीं हुआ, लेकिन वहां सभी राउंड खत्म हो चुके हैं और वो सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई है। उस सीट पर जुगल किशोर शर्मा जो एक निर्दलीय विधायक थे, कभी वो कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जब चुनाव लड़ा तो वहां पर उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, उनसे मुकाबला था और वो वहां पर चुनाव हार गए। अब ओवरऑल हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस बार 2024 का जो चुनाव था वो सीधे ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और अभी तक जो टैली मिल रहा है उसमें 44 सीटों के एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, जब देखिए इस बार परसीमन में भी तमाम बदलाव किए गए थे। जम्मू रीजन में 43 सीट हो गई थी और उधर कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई थी। क्या उसको एग्जीक्यूट करने में बीजेपी यहाँ नाकाम रही? और जो
टिकट का बंटवारा हुआ था उसमें बहुत नाराजगी थी, लोग जो है हंगामा करने रैना के ऑफिस पहुंच गए थे, उस वक्त भी आप ग्राउंड जीरो पहुंचे, क्या इसका भी कुछ असर था क्या? नहीं, और रमन ये भी इसमें ऐड ऑन करिए कि कांग्रेस का प्रदर्शन खास तौर पे जम्मू रीजन में कैसा रहा और घाटी में कैसा रहा, और अब इस प्रदर्शन का जो परिणाम आया है उससे कांग्रेस को क्या मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो बहुत बड़ा नंबर आ गया और पीडीपी तो एकदम पीछे चली गई। देखिए कांग्रेस की अगर बात करें अरविंद जी, जम्मू में तो जम्मू के अंदर सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के दो बड़े लीडर जो जम्मू से थे, जो वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला वो इस समय पीछे चल रहे हैं, वही चौधरी लाल सिंह कठुआ के बसोली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो 16,000 वोटों से उनको पराजय अपना जो है वो हाथ लगी है। रमन आपके पास पहुंचेंगे, इसी बीच हमारे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं जहां से